हाय फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं बजट की। क्योंकि अभी अभी हाल ही में आपको पता है कि बजट आया है 1 फरवरी को, जो कि आप देख सकते हो कि बहुत ही शानदार बजट अपने देश के अंदर पेश किया गया है। तो उनमें से हम एक स्टूडेंट्स के आधार पर क्या क्या चीज़ें पढ़े, क्या क्या चीज़ें छोड़े, इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर आप बजट पढ़ने बैठोगे तो प्रॉब्लम तो छोड़ो, मतलब यूपीएससी साइड में हो जाएगी और बजट ही पढ़ने बैठ जाओगे। इसलिए उसमें से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें हम यहाँ पर लेके आए। और टेंशन मत लो यार, अब देखो इतना सारा मैंने मटेरियल लिख दिया है तो हम इतना सारा पढ़ भी तो सकते हैं ना। तो वही अपन सारा का सारा मटेरियल अभी क्लियर करने वाले हैं कुछ ही सेकंड्स के अंदर। तो पूरी वीडियो जरूर देखना और लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो चलो सबसे पहले अपन देखते हैं बजट। हकीकत में बजट होता क्या है, बजट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहां पर मेंशन है, ये सब चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले देखो अब इतना सारा मटेरियल बजट का हम 10 से 15 मिनट के अंदर कवर करने वाले हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना, तो अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा बजट। और यहाँ से क्वेश्चंस जो आपका आएगा वो बना के ले जाओगे, एक अच्छा क्वेश्चन आप, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं बजट अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहां पर आता है। तो बजट जो शब्द है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 115 के 112 के अंदर है। याद रखना 112 के अंदर सेंट्रल, अगर सेंटर की बात की जाए, यूनियन की बात की जाए तो 112 पे है। अगर स्टेट की बात की जाए तो आर्टिकल 202 में है। तो दोनों ही आपको पता होना चाहिए। अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो वहां पर जो स्टेट बजट के बारे में पूछा जाएगा तो वो आर्टिकल 202 है, एंड सेंटर के लिए आर्टिकल 112 है। दूसरी चीज, पार्ट 5 में इसके बारे में सारी चीजें बताई गई है कि पार्ट 5 में क्या ये मतलब सिचुएट है। और इसको बजट ना बोल के एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला गया है। क्या बोला गया है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो फिर इसके बाद क्या है, ये जैसे ही अपना ये बजट का जो क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना जो बजट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें बजट हर साल पास करना ही होगा, हमें लाना ही होगा। क्योंकि भाई बजट का मतलब क्या होता है? पूरे साल का लेखा जोखा, पूरे साल में तुम क्या क्या करोगे। सरकार तुम्हें पहले बायोडाटा बना के देती है कि यहाँ पैसा खर्च करने वाले हैं हम, ठीक है, इतना पैसा खर्च होगा, इतना पैसा हमें दे दो और इससे हम काम चला लेंगे अपना। जैसे कि अपने घर पे होता है ना कि घर से कितना पैसा आए, हम पूरे महीने का खर्चा कैसे चलाएंगे, वो वाला सिस्टम, सेम सिस्टम इधर होता है। दूसरी चीज, ये इस बार बहुत ही खास बात देखी गई है 2019 के बाद कि जो बजट है, इससे पहले क्या था कि आपने देखा होगा कि जब भी बजट आता था तो ब्लैक कलर के एक सूटकेस के अंदर बैग आता था, बकेट के अंदर आता था। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि रेड बुक के अंदर आया है बजट 2019 के बाद, रेड बुक में आया है। और इसे एक नया नाम दिया गया है बही खाता, क्योंकि इसके अंदर हम सारे बही खाते, मतलब आप देख रहे हो कि जो पुराना जो रीति रिवाज चल रहा है ना उसको बदलने की कोशिश की जा रही है हमारे नए बजट के आधार पर। मतलब जो कोलोनाइजेशन के पीरियड में थे उस टाइम पे अलग टाइप से बजट पास किया जाता, तो उन सब चीजों को चेंज करने की कोशिश की जा रही है। फिर मैं आपको बता दूं कि इस बार का जो बजट है वो डिजिटल बजट है। और डिजिटल बजट से क्या समझ में आता है कि हमारा जो बजट है ना वो बिल्कुल किससे पेपरलेस बजट है। अब पेपरलेस बजट है तो इसका क्या फायदा है? इससे भाई अपने पेड़ काटने कम हो जाएंगे, क्योंकि पेपर का यूज नहीं हो रहा। वो भी कुछ मतलब इतना पेपर का यूज नहीं होता बजट बनाने में, लेकिन इससे क्या मिल रही है अपने को? लर्निंग, सीख मिल रही है कि भाई हाँ हम क्या कर रहे हैं, पेड़ बचा रहे हैं, हम वनों को बचा रहे हैं, वो वाली चीजें भी यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। तो ये चीजें आप डाल सकते हो, इन सब में बहुत इफेक्टिव लगती हैं। याद रखना टिल 2016 लास्ट डेट ऑफ द फर्म। क्या होता था कि पहले क्या था, 2016 से पहले क्या होता था कि जो बजट आता था ना वो फर्म के लास्ट में आता था, फरवरी के लास्ट में। लेकिन फिर उसके बाद सोचा गया क्यों ना एक फरवरी को ही बजट को पास कर दिया जाए, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा चीजें मिलेंगी, ज्यादा सोचने का टाइम मिलेगा। इसलिए 1 फरवरी को ही क्या कर दिया गया, 2016 के बाद 1 फरवरी को अपना बजट पास कर दिया गया, पास किया गया। अब अपन बात करते हैं, अपन ने नॉर्मल बातें अपन ने सीख ली है बजट की। अब आते हैं अपन मेन अपना जहां से बजट स्टार्ट होगा, जहां से अपने क्वेश्चंस स्टार्ट होंगे पेपर के अंदर, उनके ऊपर आते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा विजन।
कि क्या दृष्टि लेके चल रहे हैं, आगे के बारे में क्या सोच रहे हैं, सरकार क्या सोच रही है आगे के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूं अमृत काल के बारे में। देखो पिछले बजट में भी अमृत काल के बारे में बात की गई थी, पीएम गति शक्ति योजना, काफी सारी योजनाओं की बात की गई थी। वही देखो ज्यादा चेंजमेंट तो हुआ नहीं है, एक साल ही तो बीता है, तो उसी के आधार पर इस बार भी 7 पिलर्स किए गए हैं किसके, विजन 2023 के। तो देखते हैं 7 पिलर्स को। देखो 7 प्रायोरिटी ऑफ द बजट दी गई है, जिसमें पहला है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट का अर्थ होता है कि सब चीजों को, समावेशी विकास, सब चीजों के ऊपर ध्यान देना भाई अपने को किसी को नहीं छोड़ना, ना अपने को देखो ओल्ड एज पर्सन को नहीं छोड़ना, अपने को वो जेंडर बेस्ड नहीं रहना कि मतलब मेल के लिए भी होना चाहिए, फीमेल के लिए भी होना चाहिए, उसके अंदर फार्मिंग भी आनी चाहिए, उसके अंदर ट्रेड भी आना चाहिए, एवरीथिंग। इंक्लूसिव का अर्थ होता है सब कुछ ले लिया उसके अंदर, ठीक है। फिर आता है रीचिंग द लास्ट मील, जहां माइल जो बोल सकते हो, तो अपने को हमारे टारगेट तक पहुंचना है, टारगेट से पहले रुकना नहीं है। दूसरा जो पॉइंट है वो ध्यान से सुनना, रीचिंग द लास्ट मील मतलब अपने को टारगेट से पहले नहीं रुकना, टारगेट तक पहुंचना है, ठीक है। फिर उसके बाद है यूथ पावर। भाई यूथ आपको पता है कि भारत के अंदर सबसे बड़ी जो चीज है ना, और देशों के कंपैरिजन, चाइना में भी बहुत है, चाइना में भी बहुत पॉपुलेशन है, लेकिन यूथ जो है वो भारत के अंदर सबसे ज्यादा है। और आपको पता ही है हर देश को अगर उसको अपने देश को आगे बढ़ाना तो यूथ का सबसे बड़ा योगदान रहता है, तो यूथ पावर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। फिर किसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, अनलीशिंग पोटेंशियल के अंदर ध्यान दिया जाएगा, और ग्रीन ग्रोथ के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। तो ग्रीन ग्रोथ से रिलेटेड काफी स्कीम्स हैं जो कि रिलेटेड है इससे, तो वो मैं अभी कवर कर लेता हूं। अभी इस बजट के अंदर जो स्कीम्स हैं वो याद होनी चाहिए ग्रीन ग्रोथ से, क्योंकि इसके ऊपर सेपरेट क्वेश्चन बन जाता है। तो अपन देखते हैं मिस्टी, जो मैंग्रोव प्लांटेशंस है, जैसे कि कोस्टल रीजन, उड़ीसा वाला रीजन है, वेस्ट बंगाल वाला रीजन है, जहां पर मैंग्रोव फॉरेस्ट बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, उस रीजन की बात की जा रही है। उसके लिए मिस्टी, अच्छे से याद रख लेना इस नाम को, मिस्टी परियोजना या मिस्टी योजना चलाई गई है। दूसरा गोवर्धन परियोजना, तो आपने सुनी होगी, गोबर को भी किसके लिए यूज करना है, धन कमाना, उपले बनाते हैं ना घर पे वो वाला। फिर उसके बाद एक है अमृत धरोहर योजना, ये 3 और एक और योजना है पीएम परिणाम, और जो कि ऑर्गेनिक इंसेंटिव, फार्मर इंसेंटिव के लिए है। इसके अंदर जो फर्टिलाइजर होता है, जो कि पेस्टिसाइड्स होती हैं, जो कि हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है हमारी फसल के अंदर, हम उनको छिड़कते हैं, तो अल्टरनेटिव दिया है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर फोकस करो। उसके लिए पीएम परिणाम जो अपनी योजना है उसके ऊपर फोकस किया गया है, उस स्कीम के ऊपर फोकस किया गया है, तो आप याद रखें इसको भी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि रुपीज कम फ्रॉम, हमारे देश के अंदर रुपीज कहां से आते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में देख लेते हैं, रुपीज कहां से आते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर पूछा जाता है कि आप सबसे ज्यादा रुपीस कहां से आते हैं, उसको है ना असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर मैं जो बता रहा हूं वैसे सुनते जाओगे तो। देखो भाई सबसे ज्यादा पैसा भारत के अंदर कहां से आता होगा, तुम खुद सोचो यार। भारत क्या है, अभी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, बहुत ज्यादा गरीबी रेखा में बहुत नीचे है, तो सबसे ज्यादा उधार लेने में काम, क्योंकि भारत के लोगों को उधार लेके खाने में बहुत मजा आता है, ठीक है। तो देखो दिल पे मत लेना, लेकिन एक्चुअलिटी तो एक्चुअलिटी है, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा पैसा आता है अपने देश के अंदर वो आता है बोरोइंग अदर लायबिलिटीज, किसी भी चीज से बोरो करने में, और अदर लायबिलिटीज से 34% आता है। तो आपसे पूछा जा सकता है सबसे ज्यादा पैसा कहां आता है, तो बोरोइंग में आता है, ध्यान रखना, उधार लेने में। जो दूसरा सबसे ज्यादा पैसा है वो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, अपने जीएसटी टैक्सेस से आता है 17%। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो कॉर्पोरेट टैक्स, जो कंपनियों के ऊपर टैक्स लगता है उसको कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं, 15%। फिर अगर उसके बाद देखा जाए तो आईटी टैक्स 15%। फिर यूनियन एक्साइज ड्यूटी टैक्स 7%। फिर उसके बाद स्टेट का आ जाएगा। फिर उसके बाद अपन देख लेते हैं टैक्स ऑन रिसिप्ट 6%। फिर उसके बाद नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट 2% और कस्टम टैक्स 4%। आपको पूछा जा सकता है सबसे कम कहां होगा, तो सबसे कम और सबसे ज्यादा वाला अगर आपने पकड़ के रखा है ना तो आप अंदर वाले काम बन जाएगा अपना। तो सबसे ज्यादा तो अपना होगा बोरोइंग के अंदर, यहां से पैसा आता है, किसी से उधार लेते हैं,
दूसरा जो सबसे कम पैसा कहां से आता है वो है कस्टम ड्यूटी से, यहां से बहुत कम पैसा आता है, सॉरी कस्टम ड्यूटी से भी कम है ना, नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट से कितनी आता है 2%। नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट, याद रखना इस नाम को, नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट से क्या आता है, ओनली 2% आता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है रुपीस गोज, पैसे जाते कहाँ हैं, आप लेके तो आ गए, पैसे तो बहुत आ गए, उधार उधार में ही सबसे, जा कहाँ रहे हैं पैसे ये तो बताओ हमें। तो पैसे सबसे ज्यादा कहाँ जाते हैं, ये भी असेंडिंग डिसेंडिंग में पता होना चाहिए अपने को। देखो भाई जितना उधार ले रहे हो ना उसका कर्जा तो तुम्हें चुकाना पड़ेगा, ब्याज तो कम से कम देना ही पड़ेगा, तो सबसे ज्यादा पैसा जाता है अपना ब्याज के अंदर, 20% पैसा अपना ब्याज के अंदर निकल जाता है। और इसको मैंने एक ऑर्डर में ही लगाया ताकि इजीली समझने में आसानी हो। पहले में मैं थोड़ा लिख रहा था तो इतना दिमाग में नहीं आया, लेकिन फिर मैंने इसको क्या किया ऑर्डर में लगाया। सबसे ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट पे 20%, फिर आता है स्टेट शेयर टैक्स में 18%, फिर आता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स 17%, फिर आता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम 9%। अब देखो सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या डिफरेंस होता है। जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है वो केवल गवर्नमेंट, जो यूनियन गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा चलाई जाती है, जबकि जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है उसके अंदर यूनियन गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट बहुत इंक्लूडेड, दोनों इंक्लूड होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है और पैसा कहां से आता है, फिर उसके बाद आता है अपना फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर से 9%, डिफेंस में अपन 8% पैसा खर्च करते हैं, ये जाता है सॉरी अदर एक्सपेंडिचर 8%, सब्सिडीज में हमसे 1% और पेंशन में हम सबसे कम 4% पैसा खर्च करते हैं। तो याद रखना पेंशन में हम सबसे कम 4% पैसा खर्च करते हैं, ठीक है। फिर मैं बताऊंगा कि आपको हेल्थ में कितना होता है, एजुकेशन में कितना होता है हमारे देश के अंदर, तो वो सब भी बातें करने वाले हैं अपन, ठीक है। फिर आता है कि जो 2017 था उस इससे पहले क्या था कि अपना कॉलोनियल पीरियड का बजट चलता आ रहा है, लेकिन अब भारत ने सोचा कि भाई अब कुछ अपना करना चाहिए, तो उसने क्या किया कि कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जो कि चेंज किए गए। पहली चीज तो चेंज की गई 2017 के अंदर कि जो अपना रेलवे बजट था वो आम बजट से अलग कर दिया गया था 1924 के अंदर ब्रिटिशर्स के द्वारा, कि दोनों अलग अलग आएंगे, क्योंकि ज्यादातर ब्रिटिशर्स किस पे फोकस करते थे, रेल वाले भी मामले में फोकस करते थे, ट्रेड को एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, ठीक है। तो उसके लिए इसको क्या किया गया, अलग किया गया, ट्रेड को, रेलवे को और आम बजट को क्या कर दिया गया, इंक्लूड कर दिया गया। कब, अब 2017 में, जो कि पहले क्या किया गया था, अलग किया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद इंक्लूडेड सिमिलरिटीज इंक्लूडेड इन ए सिमिलरली, ठीक है। और इनको इंक्लूड मॉर्निंग, पहले क्या था कि जो बजट था वो इवनिंग में आया करता था, लेकिन अब मॉर्निंग में आने लग गया है बजट, ठीक है। फिर उसके बाद एजुकेशन के बारे में बात करेंगे थोड़ी देर बाद, उससे पहले अपन देख लेते हैं जर्नी टू इंडिया एट द रेट 100। तो भाई एट द रेट 100 तक जर्नी क्या रही इंडिया की, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन के ऊपर फोकस किया गया है। पीएम विकास योजना, ये विश्वकर्मा कौशल योजना है जिसके बारे में आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये ध्यान रखना भाई। इस स्कीम का पीएम प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल स्कीम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। टैपिंग पोटेंशियल इन टूरिज्म को बढ़ावा दिया गया है। क्या क्या चीजों के ऊपर फोकस किया गया है ये देखना। ग्रीन ग्रोथ लीडिंग टू द एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी अक्रॉस द सेक्टर ऑफ द ग्रीन जॉब के ऊपर बहुत फोकस किया गया है। तो ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, पहले भी आए हुए हैं। 2017 का पेपर उठा के देखना, शायद जीएस थर्ड का पेपर, जीएस ये जो ग्रीन जॉब के बारे में आपको मिल जाएगा, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन ये तो मिलते ही रहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं रीचिंग लास्ट माइल। अब लास्ट माइल हमें कहां तक, हमारे टारगेट तक है पहुंचना है, उसके बारे में, उसके लिए कौन कौन सी स्कीम्स है। पीएम पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन, मतलब कि जो ये सबसे अच्छी बात है क्या, जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है ना, उनके ऊपर भी फोकस किया गया है इस बजट के अंदर। तो पीवीटीजी ग्रुप्स के ऊपर फोकस किया गया है। फाइनेंशियल असिस्टेंस के ऊपर फोकस किया गया है। टीचर्स, सबसे इंपॉर्टेंट, टीचर्स के लिए एकलव्य स्कूल जो अभी अपॉइंट हुई थी, जो शायद पिछले बजट्स के अंदर आई थी, तो उन्हीं को क्या है उसके अंदर टीचर्स की भर्तियां भी करवानी पड़ेगी, तो उनके लिए भी फोकस किया गया, उनके ऊपर भी फोकस किया गया। फ्री फूड ग्रेन्स, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अकॉर्डिंग फ्री फूड ग्रेन्स दिया जाता है, उसके ऊपर भी फोकस किया गया।
ठीक है। भारत श्री, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, भारत श्री के नाम से एक अच्छी योजना आई है, इसके बारे में जरूर पढ़ना। और आपको अगर वीडियो चाहिए तो मेरे को अलग से बता देना। अब इतना सारा चीज अपन इस वीडियो में नहीं कर सकते कि भाई मैं सारी जो योजना है इनको भी पढ़ा पाऊं, लेकिन अलग अलग भी कर सकते हैं अपन ये योजनाओं को। ठीक है। पीएम आवास योजना, जिसके ऊपर अभी देखो इनके ऊपर पीएम आवास योजना 66% ग्रोथ कर दी गई है, और इसके लिए 79,000 करोड़ रुपए दिए गए पीएम आवास योजना, और आवास जरूरी भी है भाई। फिर उसके बाद है इंक्लूसिव प्रधानमंत्री पीएमजेजेबीवाई, ये कौन सी भाई? हाँ, प्रधानमंत्री जल जीवन बीमा योजना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीएमजेजेबीवाई उज्ज्वला स्कीम, जिसको एलपीजी गैस के लिए किया गया था, उसके ऊपर 9.6 करोड़, ये कितना है 44.6 करोड़। फिर उसके बाद कोविड वैक्सीनेशन के ऊपर 220 करोड़ रुपए दिए गए हैं अभी। फिर पीएम जनधन योजना पे 47.8 करोड़, और स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर भी पैसे खर्च किए गए 11.7 करोड़। फिर उसके बाद वाटर ड्रोन इन कर्नाटका के अंदर जो वाटर की प्रॉब्लम्स है, तो ड्रोन के अकॉर्डिंग किस हिसाब से क्या क्या चीजें की जा सकती है, माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटीज कैसे दी जा सकती है, उनके ऊपर बात की गई है। फिर उसके बाद देखो अपना देश, इसके अंदर एक प्रोग्राम डाला गया है जिसको बोलते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम। ठीक है, तो उसके ऊपर भी फोकस किया गया है। फिर उसके बाद फोकस ऑन जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के ऊपर भी फोकस किया गया है भाई, क्योंकि वो यूनियन टेरिटरीज बनी है अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद सीनियर सिटीजन्स के ऊपर फोकस किया गया है, ये है सहकार से समृद्धि के ऊपर। फिर उसके बाद स्मूथ सेलिंग ऑफ द फिशरीज, 600 करोड़ रुपए दिए गए हैं फिशरीज के अंदर। और आपको पता होगा पीएम मत्स्य संपदा योजना फिशरीज से रिलेटेड है, तो उसके ऊपर भी काफी फोकस किया गया है। तो मतलब किसी भी कॉर्नर को नहीं छोड़ा गया है, हर कॉर्नर के ऊपर पूरा फोकस किया गया है। ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ी सी ये देख लेते हैं कि एग्रीकल्चर के लिए एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव के अंदर एक नई आई है एग्रीकल्चरल एक्सेलरेशन फंड, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चरल एक्सेलरेटेड फंड। ठीक है, रूरल के अंदर अगर कोई बच्चा मान लो कोई अच्छा ग्रेजुएशन करके अच्छा एग्रीकल्चर फील्ड में जाना चाहता है, तो उसके लिए यहाँ पर इस स्कीम का फायदा उठा सकता है। फिर उसके बाद आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर, जो आत्मनिर्भर भारत है उसके अंदर हॉर्टिकल्चर को मिक्स किया गया। हॉर्टिकल्चर को आपको पता ही है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मतलब फलों और फूलों की जो खेती होती है उनको हॉर्टिकल्चर में इंक्लूड किया गया है। ठीक है। फिर लैब ग्रोन डायमंड को एक आर्टिफिशियली क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, तो उसके अंदर भी फोकस किया जा रहा है। बहुत सारी चीजें जैसे कि मिशन कर्मयोगी, मोस्ट इंपोर्टेंट सिविल सर्वेंट के जो अपन बनने जा रहे हैं मिशन कर्मयोगी, उनके लिए इसके ऊपर फोकस की गई है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, टैक्सेशन की नई स्लैब आ चुकी है भाई। 0 से लेके अगर 3 लाख तक आप पैसे कमाते हैं तो आपको एक भी रुपए टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है, इनकम टैक्स की बात चल रही है। 3 to 6 आपको 5% देना पड़ेगा, फिर 6 to 9 आपको 10% देना पड़ेगा, ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट 30% तक है। ठीक है। फिर उसके बाद 3 दिन का गैप है, आसानी से याद भी हो जाएगी, स्लैब में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। फिर उसके बाद महिला सेविंग सर्टिफिकेट महिलाओं के लिए किया गया है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इंसेंटिव हैं जो कि इस पूरे अपने एजुकेशन के ऊपर आपको बता दूं कि एजुकेशन के ऊपर 2.9% जीडीपी का पैसा खर्च किया जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 2013 के अंदर नेशनल डिजिटल लैंग्वेज या फिर पीएम जो अपनी योजनाएं हैं इनके ऊपर भी फोकस किया गया है, मतलब अपनी जो एजुकेशन है उसको भी इसके अंदर बहुत अच्छे से इंक्लूड किया गया है। हेल्थ के ऊपर ज्यादा खर्चा नहीं किया जा रहा, बार-बार यही देख रहे हैं कि हेल्थ के ऊपर पैसा ज्यादा खर्च होना चाहिए, लेकिन इस बार भी 2.1% 3% को भी अचीव नहीं कर पा रहे हैं अपन। ठीक है, तो ये था अपना पूरा बजट। आई थिंक जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने सारी ले ली, और अगर कुछ चीज रह भी गई है, कुछ चीज नहीं भी समझ में आई है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, हम सारी चीजें कैलकुलेट वापस कर लेंगे। और अगर आपको स्कीम्स के ऊपर, क्योंकि स्कीम से क्वेश्चन आना पक्का है, क्योंकि भाई देखो यहाँ से क्वेश्चन तो आएगा, तो स्कीम से भी आ सकता है, तो वो चीज आपको बतानी है कि कौन सी स्कीम आपको पढ़ानी है। और एक हाँ मिलेट ईयर के ऊपर बहुत तगड़ा क्वेश्चन था, जो कि मैंने देखा भी, शायद मैंने हाँ लिखा है, श्री अन्न एक स्कीम है मिलेट ईयर के ऊपर, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान देके सुन लेना। इसका मैं एक कट पीस शॉर्ट वगैरह भी बना के छोड़ दूंगा कि मिलेट के ऊपर
मिलेट के लिए एक नई स्कीम तैयार की गई है श्री अन्न के नाम से। और मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि मिलेट ईयर भी अभी बनाया जा रहा है करंट में, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और भारत लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, जितने भी मोटे अनाज होते हैं जैसे मिलेट वगैरह, तो इनके ऊपर भारत सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है। ठीक है, तो ये था अपना कंप्लीट बजट। और आप लोगों को मजा आया नहीं आया, मेहनत तो देखो तुम। तो इसके लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में मिलेंगे और शानदार तरीके के साथ मिलेंगे।